दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक ऐसा बैंक जहां हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहीं कोई बंदा बिना भनक लगे सबकी आंखों के सामने से पैसा चुरा लेता है। ये नौजवान जो मजबूरी में एक ऐसा कदम उठाता है, उससे न सिर्फ सिस्टम हिल जाता है बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। पर ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं, बल्कि प्यार, दर्द, चालाकी और सस्पेंस से भरी एक ऐसी जर्नी है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे किरदार से मिलने के लिए जो हर नियम तोड़ेगा, लेकिन वजह उसकी मजबूरी होगी। और यहाँ 1 सेंट की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। इस शानदार कहानी का नाम है 1 सेंट थीफ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम ईमान को देखते हैं, जो कि एक बैंक में कैशियर का काम करता है। हर रोज की तरह सुबह ईमान अपनी जॉब पर आता है, पर इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी उसको बस 2000 रिंगिट सैलरी मिलती है, जो उसको बहुत ही कम पड़ती है। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत जो कि बैंक रोज आया करती थी, वो ईमान के पास 1 सेंट के बहुत सारे सिक्के लेकर आती है, जो उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने होते हैं। पर ईमान उसको मना कर देता है और बोलता है कि हम 1 सेंट के कॉइन एक्सेप्ट नहीं करते। इसी बीच वहाँ पर बैंक का मैनेजर रिजा आ जाता है और यहाँ वो बूढ़ी औरत ईमान की कंप्लेंट रिजा से कर देती है। फिर रिजा ईमान को बुरा भला बोलने लगता है और कॉइन एक्सेप्ट करने के बाद उसको उस औरत से माफी मांगने के लिए भी बोलता है। अब ईमान उस औरत से माफी मांगता है, जिस वजह से ईमान का मूड खराब हो जाता है और वो ब्रेक लेकर अपनी फ्रेंड इंटेन के साथ कॉफी पीने के लिए जाता है। इंटेन बैंक की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड होती है। इंटेन और ईमान बचपन से फ्रेंड्स हैं, पर उस समय इंटेन के पास उसकी बॉस आयरी होती है और आयरी इंटेन को सुना रही होती है। वो भी इसलिए क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग सर्वर बहुत समय से डाउन चल रहा है और इंटेन को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। यहाँ आयरी बोलती है कि अगर उसने इस समस्या का हल जल्दी से नहीं निकाला तो वो उसकी जगह किसी और को दे देगी। इससे इंटेन बहुत गुस्सा हो जाती है और ईमान ये सब देख रहा होता है। दरअसल ईमान इंटेन को मन ही मन चाहता है, पर वो उसको बता नहीं पाता। वहीं इंटेन को याद आता है कि ईमान बचपन के दिनों से ही कंप्यूटर में काफी अच्छा है। अब यहाँ इंटेन ईमान से हेल्प मांगती है। ईमान अब चेक करके बताता है कि तुम्हारे सिस्टम में डिजिटल कर्मा नाम का एक वायरस आ गया है और हैकर ने हमको वार्निंग भी भेजी है कि 2:30 बजे से पहले उसे 30 मिलियन के बिटकॉइंस चाहिए, वरना वो उनके बैंक के कस्टमर्स का सारा डेटा डिलीट कर देगा। अब यहाँ ईमान सिस्टम से उस वायरस को निकालकर कस्टमर के पैसे बचा लेता है। ये देखकर इंटेन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर लंच करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईमान बैंक से अपने घर पर आता है। यहाँ आकर उसका पेट पता नहीं कैसे खराब हो जाता है। फिर वो भागते हुए फ्लैट में आता है और अंदर आते ही उसको कुछ बॉक्सेस दिखते हैं, पर वो बॉक्सेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं अब वॉशरूम से आने के बाद ईमान अपने पापा से इन बॉक्सेस के बारे में पूछता है। उसके पापा बोलते हैं कि उस बॉक्स में ब्लैक क्यूमिन टैबलेट्स हैं। ब्लैक क्यूमिन टैबलेट एक दवाई है जो पेट की खराबी और बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बनी है। यहाँ ईमान को लग रहा था कि उसने अपने पापा को घर के रेंट के लिए जो पैसे दिए थे उससे उन्होंने दवाई खरीद ली, इसलिए वो अपने पापा को बुरा भला बोलकर अपने रूम में चला जाता है। अब ईमान खुद से बात करते हुए बोलता है कि वो एक समय पर अपने पापा जैसा ही था। जब वो कॉलेज में था तब वो हमेशा कॉलेज का सर्वर हैक किया करता था। इसी कारण से उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। यहाँ हमको पता चलता है कि ईमान को हैकिंग के बारे में सब कुछ पता है। थोड़े समय बाद ईमान अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसको कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि उसके पापा जमीन पर बेहोश पड़े थे। अब ईमान अपने पापा को जल्दी ही अस्पताल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर ईमान को बोलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, पर वो अभी ठीक हैं, लेकिन जल्द ही उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर बताता है कि गवर्नमेंट के जरिए बाईपास करवाने पर उसे पैसे कम देने होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के इलाज के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो लगेंगे और तुम्हारे पापा के पास इतना समय नहीं है और उसे अपने पापा को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा और प्राइवेट बाईपास सर्जरी का खर्चा 60,000 के आसपास है और हॉस्पिटल का बिल अलग से होगा। ये सब सुनकर ईमान बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यहाँ ईमान के साथ उसकी दोस्त इंटेन भी थी, जो उसे बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं लोन लेकर तुम्हारी मदद करूंगी। अब अगले दिन लोन के लिए ईमान भी अपने बैंक मैनेजर के पास आता है। यहाँ उसका मैनेजर बोलता है कि मुझे तुम्हारे पापा के लिए बहुत दुख है, पर मैं तुमको लोन नहीं दे सकता। दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में आता है और वो अभी बाकी एम्प्लॉय के जैसे परमानेंट नहीं हुआ था। ईमान कहता है कि मुझको बैंक में काम करते हुए 2 साल हो गए, पर अभी भी मैं परमानेंट क्यों नहीं हूँ। मैनेजर बोलता है क्योंकि इन 2 सालों में उसका कस्टमर के लिए बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको परमानेंट नहीं किया गया।
इस सब से ईमान का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि 2 साल काम करने के बाद भी उसे अपने ही बैंक से लोन नहीं मिलता। फिर ईमान अस्पताल आकर अपने पापा के पास कुछ सोचते हुए बैठ जाता है। तभी इंटेन आकर बोलती है कि उसका लोन भी अप्रूव नहीं हुआ है, पर उसके पास तकरीबन 30,000 रिगिंट हैं, जो उसने बचा कर रखे हैं। पर ईमान इंटेन की सेविंग्स को लेने से मना कर देता है। अब ईमान बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने पापा को भी बचा सके। और लास्ट में दुखी होकर ईमान अपने घर आता है और दरवाजा खोलने के लिए अपनी जेब से चाबी निकालता है, पर उसको पीछे से कोई बुलाता है और ईमान जैसे ही पीछे देखता है तो 2 लोग उसके सर पर रॉड मार देते हैं। फिर वो दोनों ईमान को बेहोश करके एक चेयर पर बिठा देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक देवान नाम का आदमी आता है, जो वहाँ का बॉस था, और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा ने व्यापार करने के लिए मुझसे 30,000 रिगिंट लिए थे और उसको वो पैसे वापस चाहिए। यहाँ ईमान को याद आता है कि घर आकर उसने जो मेडिसिन के बॉक्सेस देखे थे वो इसी पैसों के थे। यहाँ देवान ईमान को 2 दिन का टाइम देता है, और अगर उसने 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो उसकी जान ले लेगा। खैर, अब अगले दिन ईमान दोबारा अपने काम पर आया होता है और वो बहुत ही परेशान भी होता है, क्योंकि उसको अस्पताल के बिल के साथ साथ अब देवान के 30,000 रिगिंट भी उसको देने हैं, और ईमान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ ईमान के सर पर रॉड की चोट साफ नजर आ रही होती है। तभी ईमान बैंक में आने के बाद एक लड़के को देखता है। उसका नाम ऐश होता है। बैंक के सभी एम्प्लॉयज भी ऐश के साथ ही खड़े होते हैं। ये ऐश ईमान के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वहाँ पर इंटेन आती है और उसको बोलती है कि ऐश उसका न्यू असिस्टेंट है। फिर ऐश के जाने के बाद इंटेन ईमान से उसकी चोट के बारे में पूछती है। यहाँ ईमान बोलता है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसका सिर एक दरवाजे से टकरा गया। अब ईमान जब अपने काउंटर पर बैठा होता है तो टेंशन और चोट के कारण अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आती है, जो कुछ दिन पहले बहुत सारे कॉइन्स डिपॉजिट करवाने आई थी, और वो ईमान को अपनी पासबुक दिखाते हुए बोलती है कि मेरे अकाउंट से कुछ दिनों से पैसे निकल रहे हैं, कभी 1 सेंट, कभी 2 या 4। अब इतने कम पैसे कटने पर कोई ध्यान नहीं देता, पर वो ओल्ड लेडी इन चंद पैसों के लिए ईमान से लड़ने आई होती है। वहीं ईमान की तबीयत पहले से खराब थी। यहाँ ईमान का मन उस औरत को गाली देने का कर रहा था, पर वही मैनेजर भी होता है, इसलिए वो उस औरत की पासबुक देखता है। उसमें से बस 1 पैसा ही कट हुआ था। ये देखकर ईमान खुद से बोलता है कि ये आइडिया उसको क्यों नहीं आया। अब वो उस औरत को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। अब शाम को ईमान अपने घर पर आता है। उसको ये बात पता थी कि हैकर किसी का भी अकाउंट हैक करने के लिए एक मेल भेजता है, और उस मेल में एक फाइल या कोई लिंक होता है, जिसको ओपन करने से सिस्टम हैक हो जाता है और उस कंप्यूटर का एक्सेस उस हैकर को मिल जाता है, जिससे वो कहीं से भी उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ईमान अपना लैपटॉप ऑन करता है और हिसाब लगाता है कि हॉस्पिटल का बिल 60,000 और उसके फादर का लिया हुआ उधार 30, मतलब उसे टोटल 90,000 चाहिए। फिर वो बैंक के बारे में पता लगाता है और उसको पता चलता है कि इस बैंक में 95 लाख कस्टमर्स हैं, और सबके अकाउंट्स में से अगर 1 पैसा भी ले लिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और 95 लाख लोगों का एक साथ 1 पैसा कटने पर ईमान के पास 90,000 जमा हो जाएंगे। अब ईमान के पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने लैपटॉप पर एक मालवेयर मतलब वायरस बनाता है, जिसको वो एक सिंपल फाइल में छुपा देता है, और उस फाइल का नाम वो बिनटांग बैंक अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन रख देता है। और उसके बाद वो बैंक में कॉल करके मेडिकल लीव ले लेता है, जिससे कोई उस पर शक ना करे। फिर ईमान एक नकली ईमेल बनाकर उस नकली ईमेल से बैंक को वो वायरस वाली फाइल भेज देता है, जिससे बैंक का सारा स्टाफ जब उस फाइल को ओपन करे तो मालवेयर यानी वायरस उनके बैंक के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, जिससे उसका कंट्रोल ईमान को मिल सके। और ऐसा ही होता है। जब मैनेजर बैंक आता है तो ईमान का भेजा वो लिंक खोलता है, तो ईमान को बैंक के सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि मैनेजर का पीसी सर्वर कंप्यूटर था, मतलब बैंक के सारे सिस्टम मैनेजर के पीसी से ही जुड़े थे, इसलिए अब वो वायरस पूरे बैंक के कंप्यूटर में फैल जाता है। वहीं ईमान बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव पीसी को ढूंढता है, जिससे वो बैंक के सेंट्रल सर्वर को हैक कर पाए। और ईमान ये जानता था कि वायरस के एडमिन पीसी में पहुंचने के तुरंत बाद एडमिन पीसी हैक हो जाएगा, जिसको सही करवाने के लिए वो इंटेन को बुलाएंगे। फिर इंटेन एडमिन के पीसी को देखेगी और उसमें फिर से आईडी पासवर्ड डालेगी। तब वो आईडी पासवर्ड ईमान को पता चल जाएगा, जिससे वो बैंक के सेंट्रल सर्वर में पहुंच जाएगा। यहाँ ईमान को पता था कि सभी बैंक में एक सर्वर रूम होता है, जिसमें बैंक और कस्टमर के बीच में हर एक लेन देन की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि सभी बैंक में एक कलेक्शन अकाउंट होता है, जिसमें सारे कस्टमर्स का सर्विस चार्ज, जीएसटी, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट, ट्रांसफर फीस आदि चार्जेस जमा होते हैं। अब सब कुछ तरीके से सेटअप करने के बाद ईमान
95 लाख अकाउंट्स में से 1 पैसा सर्विस चार्ज के नाम पर काट लेता है, जो टोटल 95,000 होते हैं। इसके बाद वो पैसों को बैंक के कलेक्शन अकाउंट में जमा कर देता है। अब ईमान बैंक में कोई क्लोज्ड अकाउंट ढूंढता है और उसको एक गुंडो इंटरप्राइजेस के नाम का अकाउंट मिल जाता है, जो पिछले 10 सालों से बंद है, और फिर वो उन पैसों को उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब ईमान उन 95,000 से अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है, इसलिए वो खुशी से नाचने लगता है। तभी उसको दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, और वो कोई और नहीं बल्कि देवान के लोग होते हैं, जिसे ईमान को 2 दिनों के अंदर 30,000 रिंगिट देने हैं। ईमान को समझ में आ जाता है कि ये वही लोग हैं, इसलिए वो दरवाजा ओपन नहीं करता और अपना लैपटॉप लेकर घर की खिड़की से भागने लगता है। वहीं वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और वो लोग ईमान को भागता हुआ देख लेते हैं। वहीं ईमान जल्दी से बाहर आकर अपनी बाइक के पास आता है, जिससे कि वो उनसे दूर भाग पाए, पर वो बाइक की चाबी घर में ही भूल जाता है, इसलिए उसको ऐसे ही भागना पड़ता है। उधर वो लोग ईमान को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी भागते समय ईमान को एक कार दिखती है और वो उसको टैक्सी समझकर उसके अंदर बैठ जाता है और उससे बिंटांग बैंक चलने के लिए बोलता है। यहाँ ड्राइवर कहता है कि ये टैक्सी नहीं कैब है, और इसीलिए उसे पहले अपने मोबाइल ऐप से कैब बुक करनी होगी। फिर ईमान जल्दी से उसको कुछ पैसे देकर गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। ड्राइवर ने भी उन लोगों को ईमान के पीछे आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी भगाता है, और कुछ दूर जाने के बाद ईमान देखता है कि सब लोग अब अपनी अपनी बाइक से उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर ड्राइवर कार को और तेजी से चलाने लगता है। वहीं ईमान सोच रहा होता है कि वो 95,000 विड्रॉल कैसे करेगा, क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा, और एटीएम से विड्रॉल वो कर नहीं सकता क्योंकि उसमें एक लिमिट सेट होती है। इसलिए उसको बैंक में जाकर गुंडो इंटरप्राइजेस अकाउंट से कैश विड्रॉल करना ही होगा। इसके बाद ईमान अपना लैपटॉप ऑन करता है और गुंडो इंटरप्राइजेस की मेल आईडी से बिंगटांग बैंक की दूसरी ब्रांच को मेल करके बोलता है कि गुंडो इंटरप्राइजेस का एक एम्प्लॉय कैश लेने बैंक आ रहा है। इसके बाद ईमान बैंक में कॉल करता है और मैनेजर से बोलता है कि मैं गुंडो इंटरप्राइजेस से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मामू है और मेरे बॉस ने मुझे बैंक से पैसे लेने के लिए भेजा है। फिर ईमान जैसे तैसे उनसे बचते हुए बैंक आता है और बैंक में आकर वो सीधा मैनेजर के पास आता है। वहीं मैनेजर ने पहले से ही 95,000 विड्रॉल करके रखे होते हैं। यहाँ ईमान मैनेजर से बोलता है कि वो मामू है। फिर मैनेजर उसको आईडी दिखाने के लिए बोलता है, पर ईमान कहता है कि वो जल्दी में आईडी लाना भूल गया है, पर मेरे फोन में आईडी का इमेज है, क्योंकि ईमान ने पहले से ही मामू नाम की आईडी अपने फोन में बनाकर रखी होती है। अब फाइनली मैनेजर उसे वो पैसे दे देता है और ईमान पैसे लेकर बैंक से चला जाता है। वहीं वो लोग भी बैंक में आ जाते हैं और कैब ड्राइवर से झगड़ा करने लगते हैं। ईमान जल्दी से बैंक से बाहर आता है और उनके 30,000 उनको दे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ईमान थोड़ी राहत की सांस लेता है और हम देखते हैं कि ईमान बचे हुए पैसों से अपने पापा की बाईपास सर्जरी करवाता है। अगले दिन ईमान अपनी जॉब पर बिना किसी टेंशन से जाता है। वो हमेशा की तरह इंटेन के साथ केबिन की तरफ लंच करने जा रहा होता है, पर तभी ईमान देखता है कि वहाँ पहले से उसका असिस्टेंट ऐश और इंटेन एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं। ये देखकर ईमान बिना इंटेन से मिले ही वहाँ से चला जाता है। अब बैंक का काम खत्म करने के बाद ईमान अपने पापा के पास आता है, जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है, और वो अपने पापा के पास खड़ा होकर सोच रहा होता है कि उसने जो भी किया वो गलत है, लेकिन उसे अपने पापा की जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ा। फिर हम दूसरे सीन में बिंतांग बैंक के मैनेजर रेजा मतलब ईमान के बॉस को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था और जमीन पर घुटनों के बल बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा था। यहाँ किसी ने उसके सर पर गन तान रखी होती है। मैनेजर बहुत दुखी होकर बोलता है कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पर वो आदमी उसको मार देता है और बिंतांग बैंक के मैनेजर की हत्या हो जाती है। और जिसने मैनेजर को मारा था हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ ये पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। सीरीज के दूसरे सीजन की स्टार्टिंग में हम ईमान को बैंक के सर्वर रूम में देखते हैं, जिसको कॉइन गिरने की आवाजें आ रही होती हैं। और ईमान जब वहां जाता है तो वहां वो खुद को देखता है, जो नीचे पड़े सारे कॉइन्स उठाकर अपने पेट में डाल रहा होता है। यहाँ ईमान खुद को बोलता है कि उसने बैंक में से जरूरत से ज्यादा चोरी कर ली है। ये सब देखकर ईमान बहुत डर जाता है, जिसके बाद अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, यानी ये सब उसका एक सपना था। इस समय वो अपने पापा के साथ अस्पताल में होता है। दूसरी तरफ हम इंटेन और ऐश को देखते हैं। यहाँ इंटेन उसको बताती है कि उन पर डिजिटल कर्मा नाम के एक हैकर ने अटैक किया है, पर अब सब कुछ ठीक है और ये सब दोबारा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एंटीवायरस को अपडेट कर लिया है। ऐश बोलता है कि उनको ये बात पुलिस को बतानी चाहिए क्योंकि उनके बैंक का डेटा हैक होते होते बचा है, लेकिन इंटेन बोलती है कि नहीं, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो उनके कस्टमर्स डर जाएंगे और इस बैंक से वो अपना अकाउंट क्लोज भी करवा सकते हैं।
ऐश बताता है कि पिछले साल मेंट बैंक को डिजिटल कर्मा नाम के इसी हैकर ने हैक किया था और सारा डेटा वापस करने के बदले 20 मिलियन भी मांगे थे। इंटेन बोलती है कि वो उन्हें हैकर नहीं टेररिस्ट समझती है, क्योंकि हैकर्स हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कुछ समय बाद इंटेन और ऐश केबिन से बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सारा बैंक का स्टाफ टीवी में कुछ देख रहा होता है और उन सब के चेहरे पर डर होता है, क्योंकि सब टीवी पर अपने मैनेजर रेजा की मृत्यु की खबर देख रहे होते हैं, जिसको एक रात पहले किसी ने गोली मारी थी। ये न्यूज देखने के बाद भी बैंक स्टाफ को यकीन नहीं हो रहा होता और ईमान भी बैंक के बाकी स्टाफ के साथ ये न्यूज देख रहा होता है। फिर उसे अपना वो सपना याद आता है जो उसने पिछली रात को ही देखा था। तभी वहाँ पर वैन रोल नाम का एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी टीम को लेकर वहाँ आता है। वैन पहले पुलिस में था और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और वीआईपीज को प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी करता था, पर अब वो एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। यहाँ वैन बैंक स्टाफ से बोलता है कि वो रेजा की मौत की जांच पड़ताल करने आया है और जांच पड़ताल खत्म होने से पहले कोई भी अपने घर पर नहीं जाएगा। ये सुनकर ईमान बहुत ही डर जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने बैंक में एक फ्रॉड किया था और अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में उसका फ्रॉड पकड़ा गया तो फिर रेजा के खून का शक भी उसी पर आएगा और जिसका ईमान से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ ईमान को पता है कि अगर पुलिस ने रेजा के कंप्यूटर को देखा तो उन्हें ईमान का मेल मिल जाएगा जिससे उसने वायरस भेजा था, और अगर उसको खुद को बचाना है तो उसे मेल को जल्द से जल्द डिलीट करना होगा। पर उसका लैपटॉप घर पर था और वो इस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक बैंक से बाहर नहीं जा सकता था, पर उसको पता था कि वो किसी तरह अगर उस सर्वर रूम में आ जाए तो वो उस मेल और मेलवेयर वाली फाइल को डिलीट कर सकता है। लेकिन ये सर्वर रूम बैंक की बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर होता है और सर्वर रूम में बैंक का कोई भी स्टाफ नहीं जा सकता। सर्वर रूम में जाने का एक्सेस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बस कुछ ही लोगों को होता है और जो लिफ्ट 4थे फ्लोर पर जाती है वो भी उन्हीं लोगों के थंबप्रिंट से ही जाती है जिन्हें सर्वर रूम में जाने की इजाजत मिली हुई है। यानी ईमान का सर्वर रूम में जाना बहुत ही मुश्किल है और ये सब बातें ईमान को परेशान कर रही होती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब वो वॉमिटिंग करने वॉशरूम में चला जाता है और तभी वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम था श्रीमत। श्रीमत वॉशरूम में अपना फोन रखकर टॉयलेट करने चला जाता है क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था। अब श्रीमत के टॉयलेट में जाने के बाद उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। फिर ईमान का ध्यान श्रीमत के फोन पर जाता है। यहाँ फोन हाथ में लेने पर वो देखता है कि श्रीमत के फोन पर उसके बहुत सारे उंगलियों के निशान होते हैं, क्योंकि श्रीमत साइबर सिक्योरिटी का एम्प्लॉय है, इसलिए उसके पास सर्वर रूम वाले फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट का एक्सेस भी है। इसलिए ईमान फटाफट से उसके फोन का स्क्रीन गार्ड निकाल लेता है, क्योंकि स्क्रीन गार्ड पर श्रीमत के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिससे अब वो 4थे फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट में जा सकता है। लेकिन ईमान का उस लिफ्ट में जाना मना है क्योंकि वो नॉर्मल स्टाफ है, इसलिए अब वो जल्दी से हाउसकीपिंग वाले रूम में जाकर हाउसकीपिंग के कपड़े पहन लेता है और हाउसकीपर का सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है और उस लिफ्ट के पास आकर वही स्क्रीन गार्ड निकालकर लिफ्ट के सेंसर पर लगाता है। तभी वहाँ बैंक का एक आदमी फोन पर बात करते हुए आता है, जिसे देखकर ईमान बहुत डर जाता है और वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए स्क्रीन गार्ड को सेंसर पर लगाता है, पर पहली बार में सेंसर स्क्रीन गार्ड के फिंगरप्रिंट्स को कैच नहीं कर पाता। फिर ईमान जल्दी से स्क्रीन गार्ड पर फूंक मारकर उसे थोड़ा सा साफ करता है और जल्दी से सेंसर पर लगाता है और इस बार सेंसर स्क्रीन गार्ड पर छपे श्रीमत के फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट कर लेता है और लिफ्ट चालू हो जाती है। इसके बाद पहले वो एडमिन पीसी रूम में जाता है, क्योंकि सर्वर रूम में जाने के लिए उसे पहले एक्सेस कार्ड प्रिंट करना होगा जिससे वो सर्वर रूम में जा सके, और सारे एक्सेस कार्ड्स एडमिन रूम में ही प्रिंट होते हैं और यहाँ एडमिन रूम में जाने के लिए भी एक्सेस की जरूरत होती है, इसलिए वो फिर से स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल करता है और एडमिन पीसी रूम में जाता है। एडमिन रूम में जाने के बाद ईमान बैंक के एडमिन कंप्यूटर पर सबसे पहले सारे सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट करता है, क्योंकि वो अपने काउंटर से वॉशरूम तक वहां से हाउसकीपिंग रूम तक सीसीटीवी में आ चुका था, इसलिए पहले ईमान फुटेजेस डिलीट करता है। इसके बाद वो बैंक के सभी सीसीटीवी 15 मिनट के लिए बंद कर देता है, जिससे कि वो वहां से अपने काउंटर तक जा सके। यानी अब उसे सारे काम खत्म करके 15 मिनट में अपने काउंटर पर वापस आना होगा, और अगर उसको 15 मिनट से ज्यादा टाइम लगा तो सारे सीसीटीवी शुरू हो जाएंगे और सबको वो सीसीटीवी फुटेजेस में दिख जाएगा। यहाँ ईमान अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लेता है। अब वो एडमिन पीसी में बैंक स्टाफ के उन लोगों की लिस्ट चेक करता है जिनके पास सर्वर रूम में जाने का एक्सेस था। यहाँ उसे लिफ्ट में इंटेन के असिस्टेंट ऐश का नाम भी मिलता है और ईमान फिर ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड प्रिंट करता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो सारा शक ऐश पर ही जाए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हेड एरिन उसकी टीम के साथ अपने कैबिन में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर ऐश और इंटेन भी आ जाते हैं। ऐश बोलता है कि रेजा का कंप्यूटर एरिन के कैबिन में कैसे आया
उन्हें पुलिस के आने तक का वेट करना चाहिए था, पर एरिन बोलती है कि वो खुद उसके कंप्यूटर को चेक करना चाहती है, क्योंकि एरिन नहीं चाहती थी कि रेजा के कंप्यूटर में पुलिस को ऐसा कुछ मिले जिससे बैंक के कस्टमर पैनिक हो जाएं। ऐसा होने पर बैंक को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है और बैंक की रेपुटेशन भी गिर जाएगी। लेकिन ऐश चाहता है कि रेजा के कंप्यूटर की जांच पुलिस ही करे, लेकिन वो सिर्फ असिस्टेंट है। यहाँ इंटेन भी ऐश के इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बस अपनी जॉब करना चाहती है। यहाँ एरिन किसी से कॉल पर बात करती है और इंटेन और ऐश को अपने साथ चलने को बोलती है। दूसरी तरफ ईमान एक्सेस बनाकर एडमिन रूम से सर्वर रूम में जा रहा होता है और उसके पास बस 11 मिनट ही बचे होते हैं। अब ईमान जब सर्वर रूम की लिफ्ट के पास आता है तो उसको पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर आ रही है, यानी लिफ्ट में कोई है और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ईमान पकड़ा जाएगा। यहाँ दरवाजा खुलने पर साइबर सिक्योरिटी स्टाफ की एक लड़की बाहर आती है, पर तब तक ईमान लिफ्ट के पास बने एक रूम में छुप जाता है। लेकिन लड़की रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन लेती है और जब वो चेक करने के लिए रूम के पास आ ही रही होती है तो अचानक दरवाजे के पास आने के बाद वो पलटकर दूसरे रूम में चली जाती है और ईमान बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरिन, इंटेन और ऐश सीसीटीवी रूम में जाते हैं, क्योंकि सभी सीसीटीवी एक साथ बंद हो गए थे जो कि ईमान ने किए थे। यहाँ इंटेन बोलती है कि सिस्टम अपडेट हुआ है, पर वो लोग हमेशा बैंक के काम होने के बाद ही अपडेट करते हैं और काम के बीच कभी अपडेट नहीं किया जाता है। यहाँ ऐश को लग रहा होता है कि बैंक के सिस्टम को किसी ने हैक किया है। तभी इंटेन बोलती है कि हैकर सिस्टम हैक नहीं कर सकता। वो बोलता है फिर भी एक बार चेक करना चाहिए, जिस पर इंटेन बोलती है कि मैंने अभी अभी प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और जो भी हैक करने की कोशिश करेगा हमें पता चल जाएगा। यहाँ ऐश बोलता है कि हैकर बैंक में भी हो सकता है जिसे हैकिंग और कोडिंग की जानकारी हो। वहीं दूसरी तरफ ईमान भी 4th फ्लोर पर आ जाता है। वो जल्दी से सर्वर रूम में ऐश के बनाए एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर जाता है। वो देखता है कि सर्वर रूम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सर्वर मशीन्स हैं और यहाँ उसे ये ढूंढना होगा कि उसका भेजा हुआ मालवेयर मतलब वायरस कौन से सर्वर मशीन में है। वहीं उसके पास सिर्फ 9 मिनट ही बचे हुए थे। वो एक एक करके सभी मशीन्स को चेक कर रहा होता है। फिर उसको एक कंप्यूटर सर्वर मशीन से अटैच मिलता है, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन से सर्वर में मालवेयर है। इसलिए वो उसे ढूंढकर डिलीट करने में लग जाता है। दूसरी तरफ इंटेन को एक कॉल आता है कि ऊपर एडमिन पीसी रूम का फायरवॉल सिस्टम किसी ने अपग्रेड किया है। तब वो लोग जल्दी से एडमिन रूम में जाते हैं, जहां सिस्टम में देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि किसी ने प्रिंटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ईमान ने ही एक्सेस कार्ड को प्रिंट करने में प्रिंटर का इस्तेमाल किया था। तभी वैन के मोबाइल पर मैसेज आता है कि ऐश ने कुछ देर पहले सर्वर रूम में एंट्री ली है, लेकिन ऐश वैन के सामने ही खड़ा था। वैन ऐश से उसकी आईडी के बारे में पूछता है। तब ऐश अपनी आईडी दिखाता है। वैन को लगता है कि ये सब कुछ ऐश ने किया है, इसलिए वो ऐश को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी इंटेन वैन को रोककर बोलती है कि सुबह से ऐश उसके ही साथ है, वो कहीं नहीं गया। फिर वैन एडमिन रूम से सभी लोगों को बाहर निकलने से मना करता है। ये बोलकर वैन जल्दी से सर्वर रूम जाकर चेक करने लगता है। सिस्टम पर चेक करने पर इंटेन को पता चलता है कि किसी ने ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड प्रिंट किया है। इंटेन कहती है कोई है जो उसे और उसकी टीम को फंसाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि सर्वर रूम का एक्सेस सिर्फ उनके ही पास है। उधर ईमान ने सर्वर में भेजा अपना मेलवेयर यानी वायरस ढूंढ लिया था, पर तब तक वैन भी सर्वर रूम में पहुंच गया था। ईमान को पता चल जाता है कि सर्वर रूम में कोई आया है, इसलिए वो जल्दी से अपनी मेलवेयर फाइल को डिलीट करने का प्रोसेस शुरू करता है और वहीं पर छुप जाता है। वहीं वैन सर्वर मशीन के पीछे चेक करता है, लेकिन तब तक ईमान जल्दी से भागकर सर्वर रूम के बाहर निकल गया था। लेकिन वैन को भी पता चल जाता है कि सर्वर रूम से कोई भागा है, इसलिए वो जल्दी से भागकर सर्वर रूम के बाहर निकलता है। लेकिन तब तक ईमान सीढ़ियों से नीचे उतर चुका होता है। वैन तुरंत अपनी टीम को बैंक के सभी बाहर वाले रास्ते बंद करने को बोलता है, जिससे कोई भी भागकर बैंक से बाहर ना जा पाए। इधर नीचे उतरने के बाद ईमान श्रीमत का स्क्रीन कार्ड हाथ में लेकर जल्दी से हाउसकीपिंग रूम की तरफ कपड़े चेंज करने जा रहा होता है, पर तभी उससे वैन की टीम का एक आदमी टकरा जाता है। ईमान उससे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी ईमान को आवाज लगाता है। ईमान रुकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टकराने की वजह से उसके हाथ से स्क्रीन गार्ड गिर गया था। ईमान बहुत डर गया था। वो सोचने लगता है कि अगर वो सरेंडर करेगा तो उसे 10 साल की सजा होगी। मतलब उसने सोच लिया था कि अब वो फंस गया है। पर फिर वो आदमी स्क्रीन गार्ड उठाकर ईमान को लाकर देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे ईमान चैन की सांस लेता है और जल्दी से हाउसकीपिंग रूम में अपने कपड़े बदलता है। उधर 15 मिनट्स पूरे हो चुके थे
और सीसीटीवी शुरू हो चुका था। लेकिन तब तक ईमान कपड़े बदलकर अपने काउंटर की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि सीसीटीवी शुरू हो चुका है, इसलिए वो वॉशरूम वाले रास्ते से काउंटर की तरफ जाता है ताकि सबको यही लगे कि ईमान वॉशरूम में था। उधर वैन अपनी टीम के साथ जल्दी से बैंक के ट्रांजैक्शन वाले एरिया में जाता है और अपनी टीम से सारे काउंटर्स चेक करने के लिए बोलता है कि बैंक का स्टाफ अपनी जगह पर है या नहीं। वैन भी सारे काउंटर्स चेक करते हुए ईमान के काउंटर के पास आता है। ईमान उसे वहाँ नहीं दिखता, पर फिर ईमान नीचे से एक पेन लेकर खड़ा होता है और वैन को ऐसा दिखाता है कि उसका पेन नीचे गिर गया था और वो उसे ही ढूंढ रहा था। तब वैन वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वैन श्रीमत से पूछता है कि वो सेकंड फ्लोर पर क्या कर रहा था। श्रीमत डरते हुए जवाब देता है कि वो कहीं नहीं गया, वो काफी देर से अपनी जगह पर ही है। वैन पूछता है कि अगर वो कहीं नहीं गया तो लिफ्ट में जाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट कैसे इस्तेमाल हुए। दोस्तों, आपको याद होगा ईमान ने उसके ही फोन का स्क्रीन गार्ड निकाला था और उसी ने श्रीमत के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया था ताकि दूसरा शक श्रीमत पर ही जाए। इंटेन श्रीमत को बचाते हुए बोलती है कि श्रीमत सुबह से ही अपनी जगह पर था। तब वैन बोलता है कि सर्वर रूम का एक्सेस सिर्फ इंटेन की टीम के पास है और उसे इंटेन और उसकी टीम पर शक है। तभी एश बोलता है कि सर्वर रूम में जाने का एक्सेस सिर्फ वहाँ की सिक्योरिटी और बैंक के कुछ वाइस प्रेसिडेंट के पास है। वैन कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को उतना नहीं पता जितना इंटेन की टीम को पता है। एश पूछता है कि क्या बैंक में ऐसा कोई है जिसे पहले से हैकिंग आती हो। तब इंटेन को ईमान का ख्याल आता है क्योंकि उसी ने इंटेन के सिस्टम को डिजिटल कर्मा नाम के हैकर से बचाया था। उधर ईमान काउंटर पर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि रेजा की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं, अब वो पूरी तरह से सेफ है, इसलिए वो खुद को रिलैक्स कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ इंटेन आती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। इंटेन उसे बिल्डिंग की टेरेस पर ले जाती है और अपने लैपटॉप में दिखाती है कि किसी ने सर्वर रूम और एडमिन पीसी को हैक किया है और उसके एक्सेस कार्ड से वो सर्वर रूम में भी आया। वो ईमान पर ही शक कर रही थी। तभी ईमान बोलता है कि वो अपने काउंटर पर था, अगर वो चाहे तो सीसीटीवी चेक कर ले। और ईमान को पता होता है कि सीसीटीवी उस समय बंद था, पर इंटेन को ये नहीं पता था कि ईमान को सीसीटीवी के बारे में सब कुछ मालूम है। इंटेन को लगता है ईमान को सीसीटीवी के बारे में नहीं पता कि वो 15 मिनट से बंद था, इसलिए वो सच में कहीं नहीं गया होगा, वरना सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए नहीं कहता। तब इंटेन उससे माफी मांगती है। आगे हम देखते हैं कि ईमान अपने पापा से मिलने अस्पताल आता है। उसके पापा की सर्जरी हो गई थी और वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ये देखकर ईमान बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। दोनों कुछ देर हंसी मजाक करते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर ईमान को बुलाकर बोलती है कि उसके पापा अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन तब तक बेड चार्जेस, मेडिसिन और टेस्ट में लगभग 15,000 रिंगिट का खर्चा आएगा। मतलब अब ईमान को जल्दी से जल्दी 15,000 रिंगिट की जरूरत थी। और फिर वो खुद पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने अब बैंक के मेलवेयर मतलब वायरस को भी डिलीट कर दिया था और बैंक में अब रेजा की मौत की जांच पड़ताल भी चल रही है। यानी अब वो फिर से अपने बैंक से पैसे नहीं चुरा सकता। अब एटीएम से बाहर निकलकर वो वापस एटीएम में पलटकर देखता है। तब उसे दिखाई देता है कि एटीएम में 3 अलग-अलग बैंक की मशीनें लगी हैं। तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके देश में एक नहीं बल्कि बहुत सारी बैंक्स हैं। उसे ये भी पता चल गया था कि अगर उसका वायरस उसकी बैंक में काम कर सकता है तो देश की सभी बैंक में काम कर सकता है। हाँ, मतलब अब ईमान दूसरी बैंक्स को टारगेट करने का सोच रहा था। फिर वो जल्दी से अपने कार में आता है और अपने लैपटॉप से सेम प्रोसीजर शुरू करता है जो उसने बिंग बैंक को लूटने के लिए किया था। ईमान को पता है कि हर बैंक में एक एडमिन पीसी होता है जो सर्वर रूम से कनेक्ट होता है। जब उसका बनाया मेलवेयर एडमिन पीसी में जाएगा तब उसका सर्वर हैक होगा, जिसे रिपेयर करने में बैंक वाले आईटी डिपार्टमेंट वालों को बुलाएंगे और आईटी डिपार्टमेंट वाले सिस्टम में नया पासवर्ड डालेंगे जो ईमान को मिल जाएगा। इस तरह से ईमान अब मैंट्री बैंक को टारगेट करता है जिसके टोटल 1 करोड़ 20 लाख कस्टमर्स हैं। मतलब सारे कस्टमर्स के अकाउंट से बस 1 पैसा काटने पर टोटल अमाउंट 1,20,000 होगा, मतलब पिछले से भी ज्यादा। फिर ईमान देश की सारी बैंक का पता लगाता है। फिर उसको पता चलता है कि देश में टोटल 9 बैंक्स हैं जिसमें से बिंग बैंक में चोरी हो चुकी है। मतलब उसके पास अब भी 8 बैंक्स हैं और 8 बैंक्स के टोटल 8 करोड़ कस्टमर्स हैं। मतलब हर बैंक से रोज 1 पैसा भी कटा
तो ईमान रोज के लाखों कमा सकता है। ये सब सोचकर ईमान काफी खुश था। उसको पता है कि वो बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाला है। दूसरी तरफ इंटेन सर्वर रूम में जाकर सारा डेटा चेक करती है। तभी वहाँ ऐश आता है और उससे बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन इंटेन बोलती है कि उसे खुद के काम खुद ही करना पसंद है। यहाँ साफ दिख रहा था कि अब इंटेन ऐश को पसंद नहीं कर रही। फिर इंटेन को आयरी का मैसेज आता है। वो ऐश और इंटेन को अपने कैबिन में बुला रही होती है। इंटेन अपनी बॉस आयरी को बोलती है कि कोई भी डेटा या पैसा चोरी नहीं हुआ और ना ही उसे सर्वर में कोई मैलवेयर मिला, क्योंकि ईमान पहले ही सब कुछ डिलीट कर चुका था। पर आयरी बोलती है कि एक हैकर सर्वर रूम में गया और उसने कुछ नहीं किया। अगर उसे कुछ नहीं करना था तब वो इतना रिस्क लेकर सर्वर रूम में गया ही क्यों? इंटेन कहती है कि ये जिसने भी किया है उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया और बिना सीसीटीवी फुटेज के उसे पकड़ा नहीं जा सकता। आयरी को इंटेन का जवाब पसंद नहीं आता। फिर वो ऐश से बोलती है कि उसे इंटेन के अंडर काम करना कैसा लग रहा है। ऐश बोलता है कि इंटेन बहुत ही अच्छी बॉस है और उसके साथ काम करने में मजा आ रहा है। फिर आयरी उसे डिपार्टमेंट का हेड बना देती है। ये सुनते ही इंटेन और ऐश बहुत हैरान हो जाते हैं, यानी अब ऐश इंटेन का बॉस बन गया है। ये सुनने के बाद इंटेन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इंटेन के कैबिन में आने के बाद श्रीमत उसके कैबिन में कुछ बताने आता है, पर इंटेन गुस्से में होती है, इसलिए वो उसे जाने का बोल देती है। लेकिन श्रीमत कहता है कि उसे कुछ देखने की जरूरत है। फिर श्रीमत अपने फोन को इंटेन के लैपटॉप से कनेक्ट करता है और इंटेन को बोलता है कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई हैं, उसने उनमें से कुछ फुटेजेस को रिकवर कर लिया है। तब इंटेन वॉशरूम की फुटेज देखती है जिसमें ईमान वॉशरूम से बाहर निकल रहा था और वो सीसीटीवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तब इंटेन को ईमान पर शक होता है। फिर हम देखते हैं कि ईमान अपने पापा को एक स्पोर्ट्स कार में घुमा रहा था। फिर उन्हें एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट में ले जाता है। उसके फादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईमान के पास इतना पैसा कहां से आया। घर में जाने के बाद ईमान अपने पापा को पूरा घर दिखाता है जिसमें स्विमिंग पूल भी था। ईमान के पापा उससे पूछते हैं कि ये किसका घर है। तब ईमान बोलता है कि ये आपका ही घर है। पर ये सुनने के बाद उसके पापा खुश नहीं होते। ईमान के पापा उसको बोलते हैं कि क्या उसने इस घर को खरीद लिया है। ईमान ने फिलहाल इस घर को रेंट पर लिया था। तब ईमान के पापा बोलते हैं कि इस सब के लिए उसके पास इतना पैसा कहां से आया। उसके पापा को लग रहा था ईमान ने ड्रग बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन ईमान कहता है ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसे बैंक में प्रमोशन मिला है। अब वो नॉर्मल वर्कर नहीं रहा। ईमान कहता है अब वो अमीर बन गए हैं, लेकिन उसके फादर को अब भी शक था, पर वो कुछ नहीं बोलते। और आगे हम देखते हैं कि ईमान और उसके पापा खाना खाते हैं। ऐसा खाना दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया होता है। खाना खाते समय घर की डोरबेल बजती है। तब ईमान उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही कोई ईमान को जोर से मारता है। ये देखकर उसके पापा खड़े हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि देवान और उसके आदमी वहाँ पर आए हैं। यहाँ देवान को देखकर ईमान और उसके पापा डर जाते हैं। देवान बोलता है कि उसे पता चला है कि ईमान अब बहुत ही अमीर आदमी बन गया है। ये कहकर देवान ईमान पर गन तान देता है और स्क्रीन यहाँ से ब्लैंक हो जाती है और तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है। आगे हम देखते हैं कि देवान और उसके आदमी उनके खाने की टेबल पर उनका खाना खा रहे थे। वहीं ईमान और उसके फादर बहुत डरे हुए थे। ईमान सोचता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए देवान और उसके आदमियों से लड़ना पड़ेगा, पर ईमान को पता था कि उसके पापा की अभी अभी बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए अभी उसे खुद को और अपने पापा को देवान से बिना लड़े बचाना होगा। ईमान और उसके फादर चुपचाप बैठे होते हैं, पर देवान के आदमी ईमान को परेशान करने लगते हैं। ईमान भी वैसा ही करता जा रहा था जैसा वो उसे करने को बोल रहे थे। वो बस अपने पापा के लिए ये सब कर रहा था। वहीं ये सब देखकर ईमान के पापा को बहुत बुरा लग रहा था। उनके सामने ही वो ईमान को परेशान कर रहे थे और उसके पापा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको ईमान के बचपन की एक बात याद आती है, जब ईमान के पापा ने एक कार ली थी। ईमान को वो कार बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कार की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, इसलिए बैंक वाले कार सीज करने आ गए थे और ईमान उन्हें कार ले जाने से रोक रहा था। तब ईमान के पापा उसको समझाते हैं कि वो इससे भी बड़ी और महंगी कार खरीदेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है। दूसरी तरफ देवान के आदमी लगातार ईमान को परेशान करने में लगे थे। तब ईमान के पापा बोलते हैं कि वो जल्दी ही उसके पैसे वापस कर देंगे। दरअसल ईमान के पापा को पता नहीं था कि ईमान देवान के पैसे दे चुका है। उनको लग रहा था कि देवान अपने पैसे लेने आया है, लेकिन ईमान को समझ में नहीं आ रहा था कि देवान घर आकर उसको परेशान क्यों कर रहा है। यहाँ देवान
बोलता है कि वो अभी खाने की टेबल पर है, उसे पैसों की बात नहीं करनी। दूसरी तरफ इंटेन वॉशरूम का सीसीटीवी फुटेज का रिकवर किया हुआ डेटा चेक कर रही होती है और वो उसी फुटेज को देखती है जिसमें ईमान वॉशरूम से बाहर आता है। पर फिर अचानक वहाँ ऐश आ जाता है। इंटेन उसको देखकर जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। फिर ऐश बोलता है कि बैंक में जो भी हुआ आयरी उसकी रिपोर्ट मांग रही है। श्रीमत ने भी बोल दिया है कि उसने इंटेन को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करके एक हार्ड ड्राइव में दे दिए हैं और अब उन्हें जल्दी से उन फुटेजेस को चेक करके पता लगाना है कि ये सब आखिर किसने किया है। ये बोलकर ऐश वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इंटेन फिर से लैपटॉप ओपन करती है और ईमान की फुटेज अपने लैपटॉप में कॉपी करके हार्ड ड्राइव से उसे डिलीट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ईमान और उसके पापा को देवान के आदमी अल्कोहल सर्व करके पीने के लिए बोलते हैं। अब देवान ईमान को डराते हुए बोलता है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके पास अचानक इतने पैसे आ गए। तभी ईमान के पापा बोलते हैं कि देवान उसे ना डराए क्योंकि वो उसका पैसा जल्द ही लौटा देंगे। तो देवान बोलता है कि जब वो अस्पताल में एडमिट थे तब ईमान ने उनका कर्जा चुका दिया। ये सुनकर ईमान के पापा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ईमान ने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां ईमान के पापा ने कार की इंस्टॉलमेंट्स के पैसों से बिजनेस शुरू करने के लिए ब्रेसलेट्स खरीदे थे, इसलिए बैंक वालों ने उनकी कार सीज कर ली। इस बात पर ईमान के पेरेंट्स में झगड़ा होने लगा। उसके पापा कभी कुछ नहीं करते। ईमान की माँ ही हमेशा सारा दिन जॉब करके घर चलाती थी क्योंकि ईमान के पापा के पास कोई डिग्री नहीं थी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। देवान ईमान से उसकी माँ के बारे में पूछता है लेकिन ईमान कोई जवाब नहीं देता। तब देवान इमोशनल होकर अपने बारे में बताता है कि उसकी माँ कचरा साफ करने का काम करती थी और उसके पिता एक लॉरी ड्राइवर थे। उसके पिता हमेशा रात में शराब पीकर आते थे और उसकी माँ को बहुत पीटते थे। एक दिन उसके पापा ने उसकी माँ पर पेट्रोल डालकर जला दिया। ये बात जानकर देवान रोने लगता है। तभी अचानक ईमान के पापा की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंटेन अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव को अटैच करके सारे फुटेजेस चेक कर रही होती है। तब वो हाउसकीपिंग एरिया का फुटेज देखती है जिसमें ईमान हाउसकीपिंग के कपड़े और मास्क लगाकर कहीं जा रहा था। लेकिन फुटेज देखकर इंटेन को समझ में नहीं आता कि वो ईमान है या नहीं। उधर ईमान के पापा बेहोश थे। फिर ईमान बोलता है कि उसे अपने पापा के लिए मेडिसिन लानी होगी वरना वो मर जाएंगे। तो देवान बोलता है कि पहले उसे ये बताना होगा कि उसने बैंक से पैसे कैसे चुराए। अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे मेडिसिन लाने नहीं देगा और उसके फादर मर जाएंगे। तब ईमान सब बताने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ देवान ईमान को एक लैपटॉप देता है और ईमान उसमें गरुड़ा बैंक का सर्वर ओपन करता है। तब उसे पता चलता है कि बैंक के टोटल 7 मिलियन कस्टमर्स हैं। मतलब बैंक में टोटल 7 मिलियन अकाउंट्स हैं। ईमान बोलता है कि वो हर अकाउंट से 1 सेंट डेबिट करेगा जिसका टोटल अमाउंट होगा 70,000। फिर उन पैसों को बैंक के कलेक्शन अकाउंट में जमा करेगा और वहां से बैंक के एक इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। फिर वो उसे बैंक के सर्वर में फैनकॉक नाम का एक इनएक्टिव अकाउंट दिखाता है जो पिछले 12 साल से इनएक्टिव था। अब वो उसका अकाउंट नंबर मांगता है। तब देवान तेजी से हंसने लगता है क्योंकि ईमान ये सब इतनी जल्दी कर रहा था कि देवान को यकीन ही नहीं हो रहा था। तब ईमान बोलता है कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो उसे शूट कर सकता है। ये सुनकर देवान हंसना बंद कर देता है और उसे अपना अकाउंट नंबर दे देता है। ईमान देवान का अकाउंट नंबर सर्वर में डालता है और कुछ ही देर में देवान के अकाउंट में 70,000 जमा हो जाते हैं। फिर देवान के मोबाइल पर बैंक की तरफ से पैसे क्रेडिट होने का मैसेज भी आ जाता है। दूसरी तरफ इंटेन बैंक के हाउसकीपिंग लेडी से उस दिन के बारे में पूछती है। वो लेडी बोलती है कि जब वो बैंक में आई तब वहाँ ट्रॉली और हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई दूसरा हाउसकीपर यूनिफॉर्म पहनकर ट्रॉली लेकर गया होगा। लेकिन जब वो 1 घंटे बाद वापस हाउसकीपिंग रूम में आई तब यूनिफॉर्म नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और ट्रॉली वहाँ पर नहीं थी। हाउसकीपिंग लेडी इंटेन को वो यूनिफॉर्म दिखाती है। इंटेन उस यूनिफॉर्म को देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। उधर शाम होने पर भी देवान और उसके आदमी अब भी ईमान के घर पर ही थे। देवान को हमेशा अपने काले होने का अफसोस रहता था। उसे लगता है कि उसके काले होने की वजह से ही वो क्रिमिनल जैसा दिखता है, लेकिन उसे पसंद था जब लोग उससे डरते थे। उधर ईमान के फादर को भी होश आ गया था। देवान पूछता है कि क्या उसने बैंक से बहुत सारा पैसा चुराया है। तब ईमान कहता है कि उसके पापा ने बिजनेस के नाम पर पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, इसलिए उसकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ईमान की माँ उसके पापा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी।
तभी उन्हें एक आदमी मिला जो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखता था। इसलिए एक दिन ईमान की माँ ने डिसाइड किया और वो ईमान और उसके पापा को छोड़कर उस आदमी के साथ रहने चली गई और तब से ईमान बिना माँ के अपने पापा के साथ ही रह रहा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। देवान का आदमी स्विमिंग पूल एरिया में ईमान से पानी लाने को कहता है। ईमान पानी लेकर जाता है और उन लोगों को पानी पिलाने के बाद वापस हॉल में आता है। तब वो देखता है कि सोफे पर देवान के आदमी के कपड़े और गन रखी थी। ईमान वो गन उठा लेता है और अपने पापा के पास जाकर बोलता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वहाँ देवान का वो आदमी आ जाता है जिसकी गन ईमान के पास होती है। इसके बाद ईमान उस पर गन तान देता है। यहाँ देवान का आदमी ईमान से शूट करने को कहता है। ईमान के पास उसे शूट करके भागने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो शूट करता है। लेकिन ईमान की किस्मत खराब थी क्योंकि वो गन काम नहीं करती। अब वो आदमी ईमान को पीटने लगता है। कुछ देर ईमान के मार खाने के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि जब ईमान की माँ उन्हें छोड़कर जा रही थी तब ईमान अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपनी माँ से बोल रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ईमान अब भी मार खा रहा था। तब उसके फादर वही गन उठाते हैं और उस आदमी पर तान देते हैं, लेकिन वो आदमी उन पर भी हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही ईमान के पापा गन लोड करते हैं तो वो आदमी डरकर ईमान को मारना बंद कर देता है। दरअसल ईमान ने उस गन का सेफ्टी लॉक खोला ही नहीं था क्योंकि उसे सेफ्टी लॉक के बारे में पता ही नहीं था। तभी वहाँ देवान और उसके बाकी आदमी भी आ जाते हैं। उधर इंटेन फिर से लैपटॉप में वो फुटेज देख रही थी। तभी वहाँ ऐश आकर इंटेन से बोलता है कि श्रीमत ने उसे बताया है कि हार्ड ड्राइव से कुछ फुटेज फाइल्स गायब हैं और आखिरी बार हार्ड ड्राइव इंटेन के पास थी। तब इंटेन बताती है कि जो फाइल गायब है वो सारी करप्ट फाइल थी, इसलिए वो डिलीट हो गई। तब वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इंटेन ने ईमान की फुटेज अपने लैपटॉप में कॉपी करके हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दी थी, लेकिन अब ऐश को इंटेन पर शक हो गया था कि इंटेन जरूर कुछ छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईमान के पापा ने देवान के आदमी को बंधक बना लिया था। वो लोग घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं और उस आदमी को धक्का देकर सबको घर के अंदर ही बंद कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ईमान पूछता है कि उन्होंने गन चलाना कहाँ से सीखा, तो ईमान के पापा बोलते हैं कि उन्होंने टीवी में देखा था। फिर दोनों लिफ्ट से निकलकर पार्किंग में भागते हैं। तभी उन पर देवान और उसके आदमी फायर करने लगते हैं। तब ईमान और उसके पापा एक कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं और ईमान के पापा भी देवान के आदमियों पर फायर करते हैं, लेकिन कुछ देर फायरिंग करने के बाद उनकी गन की बुलेट खत्म हो जाती हैं। तब दोनों वहां से छुपते हुए निकलकर दूसरी कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। देवान का आदमी वहां जाकर देखता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखाई देते। इतनी देर में दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी भी भागते हुए उनकी कार पर लटक जाता है। ईमान किसी तरह उसे मारकर कार से नीचे गिरा देता है और फिर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ईमान के पापा को लग रहा होता है कि वो उनसे बचकर निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि देवान और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। तब ईमान अपने पापा से कार को और स्पीड में चलाने को कहता है। उसके पापा कार भगा रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फ्यूल भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये दोनों उनसे कुछ ही देर में काफी ज्यादा आगे निकल गए थे, इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों कार से उतरकर दौड़ रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने देवान और उसके आदमी आ जाते हैं। उन्हें देखकर दोनों डरकर वापस पलटकर भागते हैं, लेकिन कुछ ही देर भागने के बाद ईमान के पापा की चेस्ट में पेन होने लगता है और उनसे भागा नहीं जाता। अब ईमान के पापा अकेले ही उसे वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। ईमान भागते हुए अपने पापा से थोड़ा आगे निकल गया था। फिर देवान उसके पापा को पकड़ लेता है और उसके आदमी ईमान पर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन देवान अपने आदमियों को फायरिंग करने से मना करता है और उन्हें ईमान को जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। तब वो दोनों ईमान के पीछे भागते हैं और देवान ईमान के पापा के पास ही रुकता है। उसके फादर जमीन पर बेहोश पड़े थे। कुछ ही दूर भागने के बाद ईमान एक जगह पर छुप जाता है और वो लोग ईमान को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। अब ईमान के पापा देवान के कब्जे में थे और ईमान काफी परेशान था। तो दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 जल्द ही आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ।